Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Study Hour with Sakshi. Hope you all are doing well. So we are back with another video of chapter number 2 Federalism class 10. We hope आपने हमारे इस चैप्टर के पिछले दो पार्ट्स देखे होंगे बिकॉज ये थर्ड पार्ट है. अगर आपने अभी तक पिछले दो पार्ट्स नहीं देखे हैं प्लीज गो अहेड एंड वॉच दोस पार्ट्स ताकि आपको ये पार्ट क्लियर हो. ऑल्सो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी विद साक्षी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस आगे भी देखने को मिलते रहे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन विद आवर टुडेस टॉपिक. सो आज हम पढ़ेंगे दो चीजों के बारे में. फर्स्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया एंड सेकंड इज रूरल लोकल गवर्नमेंट एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट. तो पहले पढ़ते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया क्या था. When power is taken away from central government and given to state government or local government is called decentralization. मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि हमारी कंट्री जो है उसका स्ट्रक्चर फेडरल है, यानी कि यहाँ पर तीन तरह की गवर्नमेंट है. स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल लेवल पर लोकल गवर्नमेंट. अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि जो पावर्स होती है वो एक गवर्नमेंट से लेकर दूसरी गवर्नमेंट को इजीली दी जा सकती है. वो कैसे दी जा सकती है, यही होता है डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस. जब पावर को व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जब पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से ले लिया जाता है एंड इज गिवन टू लोकल गवर्नमेंट और इसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या लोकल लेवल पर गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, उसे हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जिस लोकल लेवल को आप पावर दे रहे हो शायद उनके एरिया में इन पावर्स की ज्यादा जरूरत है. इसलिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर कुछ वक्त के लिए उनको दे देते कि तुम डिसीजन बनाओ, अपने एरिया को अपने तरीके से चलाओ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा मोटिव है डेवलपमेंट को करना. तो ऐसा प्रोसेस जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट को दे देते हैं, वो प्रोसेस होता है डिसेंट्रलाइजेशन. और इस पूरे प्रोसेस के पीछे का आइडिया होता है आपका डेवलपमेंट करना. नाउ बिफोर 1992 से पहले क्या था, 1992 से पहले जो लोकल बॉडीज थी उन्हें डायरेक्टली कौन डायरेक्ट करता था, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करती थी. यानी कि जो लोकल बॉडीज थी, जो विलेजेस में पंचायत वगैरह थी, उन्हें डायरेक्टली किसके निर्देश मानने पड़ते थे, स्टेट गवर्नमेंट के. सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को इंस्ट्रक्शन देती थी और स्टेट लोकल को दे देता था. तो पहले लोकल बॉडीज अपने लेवल पे कोई डिसीजन नहीं ले सकती थी, उन्हें हर डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट से पूछ कर लेना पड़ता था. तो इसका सॉल्यूशन निकालना था. क्यों, क्योंकि इससे क्या हो रहा था, डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस था वो बहुत ही बड़ा हो रहा था, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था, और जो डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट को पसंद नहीं आता था वो डिसीजन फाइनल भी नहीं होता था. तो इसलिए लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स क्या चाहती थी, इस सेटिंग में एक बदलाव चाहती थी. वो चाहती थी कि हमारे डिसीजन हम खुद लें, अगर वो सही है तो भी हमारे, गलत है तो भी हमारे, उन्हें सही करने का काम भी हमारा, उन्हें इंप्रूव करने का काम भी हमारा, लेकिन वो पावर हमें दे दी जाए. अब इसके बाद में, और इस टाइम पे क्या होता था, इस टाइम पे रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे लोकल लेवल पे, और लोकल बॉडीज जो थी उनके पास पावर और रिसोर्सेज भी अपने नहीं थे. ना उनके पास अपना पैसा था, ना ही उनके पास अपने रिसोर्सेज थे. उनको पैसा भी स्टेट गवर्नमेंट देती थी, तो उन्हें उसके हिसाब से अपने डेवलपमेंट की पॉलिसीज बनानी पड़ती थी. और क्योंकि वो एक गांव के लेवल की गवर्नमेंट है तो उनके पास रिसोर्सेज भी बहुत कम थे. तो अब उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें फ्रीडम चाहिए थी. उन्हें चाहिए था कि अगर आपको हमें डेवलप करवाना है तो आपको हमें पावर देनी पड़ेगी, हमारे पास इतनी पावर हो कि हम अपने खुद के डिसीजन
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 1992 में क्या हुआ, 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, बदलाव किया गया। अब क्या क्या बदलाव किए गए, मैंडेटरी इलेक्शन फॉर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, यानी कि अगर आप विलेज में पंचायत भी बिठा रहे हो तो उसके लिए भी आपको इलेक्शन करने पड़ेंगे, बिना इलेक्शन के नहीं होगा। सेकेंडली, सीट्स वर रिजर्व फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी, जो 3 कम्युनिटीज थी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड कास्ट, इनके लिए गवर्नमेंट में कुछ सीट्स रिजर्व कर दी गई। 1/3 पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन, 1/3 1/3 सीट्स जो थी वो रिजर्व कर दी गई थी वुमेन के लिए, औरतों के लिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दिया गया था हर स्टेट के लिए, ताकि अगर कोई भी स्टेट इलेक्शन करवाए तो वो इलेक्शन कमीशन क्या करे, उस स्टेट के इलेक्शन का पूरा काम संभाले, वोटर लिस्ट बनाने से लेकर इलेक्शन करवाने तक का, इलेक्शन के वोट गिनने तक का पूरा काम किसका हो, इलेक्शन कमीशन का हो। इसीलिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया था, ताकि जहां जहां भी इलेक्शन हो वहां पर कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन भी स्टेट इलेक्शन कमीशन देगी। स्टेट गवर्नमेंट शेयर पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को क्या बोला गया था कि आप लोकल गवर्नमेंट के साथ अपनी पावर तो बांटोगे ही, साथ में आपको जो पैसा दिया जाएगा वो भी बांटोगे। यानी कि पहले उन्हें पैसा मांगना पड़ता था, अब ये तय कर दिया गया था कि पैसा देना ही पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को, और साथ के साथ अपनी कुछ पावर्स भी देनी पड़ेगी। तो ये सीधा सीधा एडवांटेज था लोकल गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि अब उनके एरियाज डेवलप हो सकते थे, गांव जो थे वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे थे। अब हम बात करते हैं 2 टाइप की कौन सी गवर्नमेंट होती है लोकल लेवल पे। लोकल लेवल पे एक होती है रूरल लोकल गवर्नमेंट, एक होती है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। रूरल लोकल गवर्नमेंट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रूरल मतलब वो एरियाज जो गांव के क्षेत्र होते हैं, तो गांव के क्षेत्र में काम करने वाली सरकार थी रूरल लोकल गवर्नमेंट। इसको हम पंचायती राज के नाम से भी जानते हैं। यहाँ का मेन ऑर्गन 2 थे, पहला था ग्राम पंचायत। ये ग्राम पंचायत क्या करता था, ग्राम पंचायत पूरे विलेज की डिसीजन मेकिंग करता था। यानी कि अगर किसी गांव में किसी ने किसी की मर्डर कर दी, किसी ने किसी के घर चोरी कर दी, किसी ने किसी को मारा, किसी के घर में झगड़े हो गए, किसी का तलाक कराना है, किसी की शादी करानी है, ये सारे काम जो थे वो इसके थे, ग्राम पंचायत के थे। ये पूरी पंचायत के कुछ लोग होते थे, वो क्या करते थे, ग्राम पंचायत का पूरा काम संभालते थे, डिसीजन मेकिंग करते थे। इनका हेड होता था सरपंच। नेक्स्ट है पंचायत समिति। पंचायत समिति क्या थी, अलग अलग गांव के ग्राम पंचायत का एक ग्रुप जो था पंचायत समिति। ये ग्रुप देखता था कौन से गांव में डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, कौन से गांव में डेवलपमेंट मीडियम लेवल पे है, और कौन सा गांव अभी बिल्कुल ही बुरी कंडीशन में है। तो ये क्या करता था, गांव को अपने अपने गांव की प्रॉब्लम्स आगे रखने का एक प्लेटफॉर्म था, जहां अलग अलग गांव के ग्राम पंचायत आके अपनी प्रॉब्लम्स को आगे रखती थी, उसका सलूशन देती थी, अपने विलेज में इंप्लीमेंट कर देती थी। तो ये था रूरल लोकल गवर्नमेंट का काम। सेकंड है आपका अर्बन लोकल, देयर इज थर्ड वन आल्सो जो हमने मिस कर दिया रूरल लोकल गवर्नमेंट में, विच इज जिला परिषद। जिला परिषद में क्या थी, सारी पंचायत समिति थी। ग्राम पंचायत ने अपनी प्रॉब्लम पंचायत समिति को सुनाई, पंचायत समिति उसे फॉरवर्ड करती थी जिला परिषद को। जिला परिषद क्या करता था, इन पंचायत समिति को बताता था कि गांव कैसे डेवलप किया जाए, और उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग गांव में डेवलपमेंट होते थे। अब हम पढ़ते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट। इन लार्जर एरियाज देयर इज अ कॉर्पोरेशन टू अंडरटेक अर्बन एक्टिविटीज नोन एज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन।
हम अर्बन एरिया में रहते हैं तो हमारे जो एरिया में काम होगा, चाहे वो पानी से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो, क्लीनलीनेस से संबंधित हो, या फिर रोड्स से संबंधित हो, कोई भी काम हो, पब्लिक पार्क्स बनवानी है, पब्लिक टॉयलेट्स बनवानी है, ये सारा काम कौन करता है? ये सारा काम करने के लिए एक ही कॉरपोरेशन है, वो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये देखता है अर्बन एरियाज के लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, उनकी प्रॉब्लम सुनी जाए, समझी जाए, डेवलप उनके एरियाज को किया जाए। बिकॉज रूरल एरियाज को डेवलप करना जितना डिफिकल्ट है, अर्बन एरियाज को डेवलप करना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां के लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। उन एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी में बदलना अर्बन एरिया का बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव है, और इस मोटिव के लिए काम करता है हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो अर्बन एरियाज की मेन बॉडी है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। बिना इसके अर्बन एरिया में कोई भी काम नहीं हो सकता। इसी के साथ हमने हमारा ये चैप्टर खत्म कर लिया। वी होप आपको ये टॉपिक, ये चैप्टर समझ आया होगा। We will be back with another video super soon. Till then, stay tuned. Take care. Bye bye.